हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो है ना वो वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़नी है। ठीक है, क्लास में हो यार। वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है वो पढ़नी है हमने। वेरिएबल एक्सेलरेशन में सबसे पहले जो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए वो ये है कि इसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये यूज करनी है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पहले भी जब आप फिजिक्स वगैरह भी पढ़ा करते थे तो फिजिक्स में भी ये होता था कि स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यूज हैं वो आप फिगर आउट कर सकते हो, लेकिन कर्व्स की जो वैल्यूज है ना वो आप फिगर आउट नहीं कर सकते थे। हमेशा आपको कहा जाता था कि इट इज आउट ऑफ सिलेबस, आप नहीं कर सकते। तो उन चीजों को केटर करने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो अवेलेबल होती है। तो आपको सिंपल जो अपना ओ लेवल्स आईजीसीएसई वाला प्लान है वही लेके चलना है, एंड यू जस्ट नीड टू एक्सट्रापोलेट दैट प्लान इनटू न्यू टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर ओ लेवल्स तो आपके पास एक टर्मिनोलॉजी होती है डिस्प्लेसमेंट, द अदर वन इज वेलोसिटी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एक्सेलरेशन। ये तीन टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपके पास होती हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आप लोग ग्राफ का हमेशा ग्रेडियंट फिगर आउट किया करते थे। अब ए लेवल में ग्रेडियंट का टेक्निकल वर्ड इज डिफरेंशिएशन। सो दैट वुड मीन कि जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फिगर आउट करनी है आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब आपको एक्सेलरेशन निकालनी होती थी तो आप दोबारा ग्रेडियंट ही निकालते थे। ठीक है, बट अगेन यहाँ पर ए लेवल्स में ग्रेडियंट ऑल्सो मीन्स डिफरेंशिएशन। तो ग्रेडियंट आप निकाल सकते हैं जब आपके पास कर्व होगी, बट अगर आपके पास कर्व नहीं है, इक्वेशन फॉर्म है, तो डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। और एक्सेलरेशन से अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हो, और एरिया अंडर द ग्राफ ए लेवल्स में सिंपली मींस इंटीग्रेशन। ठीक है, और अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो गई है तो प्लीज याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन के जो सारे रूल्स हमने पढ़े थे, आपकी इंटेग्रल ब्रेकिंग वाले, आपकी ये सारी चीजें, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी आके। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले एक चीज आपने ये भी समझनी है कि इंटीग्रेशन विदाउट इंटरवल ब्रेकिंग, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स यू द वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताती है, इंटीग्रेशन आपको डिस्टेंस की वैल्यू कभी नहीं बता सकता। ठीक है, हाउएवर जब वो वर्ड यूज करेगा डिस्टेंस का तब भी हम उसको इंटीग्रेट ही करेंगे, बट वहां पर हम इंटीग्रेट डिस्टेंस के केस में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में डिफरेंस आपको कैसे फिगर आउट होगा कि कहाँ पर वो डिस्टेंस मांग रहा है और कहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है और क्या चेंजेस करनी है और क्या नहीं करनी। बट बिफोर दैट आपके पास लेट्स से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में इफ दे से आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल दें, ठीक है, या फिर आप टर्निंग पॉइंट निकाल दें, या फिर आप स्पीड या वेलोसिटी को जीरो कर दें, इन ऑल ऑफ दीज इंस्टेंसेस आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, एंड दैट इज डेरिवेटिव
इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? एस स्टैंड्स फॉर स्पेस। ठीक है। तो अगर आपने एक्स मैक्स फाइंड करना है तो तब आप इसको डेरिवेट करके इक्वल टू जीरो कर लें। ठीक है। और जो डेरिवेट करने के बाद न्यू फ्रैक्शन बनेगी डी एस ओवर डी टी की, दैट इज इक्वल टू वी। ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, आप वेलोसिटी की इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर रहे हो टू फिगर आउट द वैल्यू फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसमें अगर कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें। आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए आप वेलोसिटी की इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। ठीक है। सिमिलरली ऑल दीज थिंग्स विल गो द एग्जैक्ट सेम वे फॉर वेलोसिटी एज वेल। ठीक है। तो वेलोसिटी की केस में इफ दे आस्क यू फॉर मैक्स वेलोसिटी, ठीक है, और दे कैन आस्क यू फॉर मिनिमम वेलोसिटी एज वेल। मैक्स वेलोसिटी, टर्निंग पॉइंट, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मीन्स कांस्टेंट स्पीड। So in all those instances, आपका डिफरेंशिएशन dv over dt is always going to be zero, and dv over dt की जो फ्रैक्शन है, that can be simply represent as the acceleration। तो यहां से आप acceleration equals to zero भी लिख सकते हो, which will also be the representation of maximum velocity या कुछ भी। ठीक है। एक्सेलरेशन के केस में ज्यादा टर्मिनोलॉजीज नहीं है। एक्सेलरेशन के केस में सिंपल आपका टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है। या फिर आपका मैक्स और मिनिमम एक्सेलरेशन होगी, वट एवर द केस इज, तो उस केस में डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। और ये आई थिंक हम सबको पहले भी पता है कि एक्सेलरेशन से फर्दर कोई चीज नहीं निकलती। ठीक है। एक्सेलरेशन से फर्दर कोई चीज नहीं निकलती। और इन सब के रिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि आप इंटीग्रेट कर लो तो यू विल कीप गोइंग बैकवर्ड एंड बैकवर्ड एंड बैकवर्ड, बट वो बैकवर्ड से जो इन्फॉर्मेशन है वो एज सच जो है वो आपकी कोई खास नहीं आती। ये हमारी कॉमन सेंस है। आई थिंक अभी तक अगर आपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर ली होगी तो यू वुड नो कि आपने सी की वैल्यू कब अटैच करनी होती है और सी की वैल्यू आपने कब अटैच नहीं करनी होती। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड इक्वेशन, if they ask you to find equation और आपने फिगर आउट कर लिया है कि आपने इक्वेशन फिगर आउट करने के लिए इंटीग्रेशन ही करनी है, क्योंकि प्लीज रिमेंबर कि आपकी इस दफा जो इक्वेशंस हैं वो डिफरेंशिएशन से भी फिगर आउट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से आपने वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है तो यू विल रिक्वायर डिफरेंशिएशन। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने वेलोसिटी की इक्वेशन से डिस्टेंस निकालना है तो यू विल रिक्वायर इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फाइंड इक्वेशन करनी है तो दैट वुड मीन कि आप प्लस सी अटैच करोगे। इफ द क्वेश्चन सेज कि आपने फाइंड वैल्यू करनी है तो आप विद लिमिट्स इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है। सिंपल इतना सा डिफरेंस होगा दोनों केस के इंटीग्रेशन में, तो इसके मैंने ज्यादा इस पे बात नहीं की। तो अगर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ऐड प्लस सी। अगर आपने वो फिगर आउट करना है, वैल्यू फिगर आउट करनी है, तो फिर आप लिमिट्स के साथ वैल्यू इंटीग्रेट करें और लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है। लिमिट से मुझे याद आया, अगर आपको नहीं अभी तक याद तो प्लीज इंटीग्रेशन की वीडियो जो है वो जाके दोबारा देख लें। विद लिमिट्स के केस में वी ऑलवेज चेक फॉर इंटरसेप्ट्स। ठीक है। और इंटरसेप्ट्स को चेक करने के बाद डू नॉट फॉरगेट टू ब्रेक इंटरवल।
डू नॉट फॉरगेट इंटरवल ब्रेक। ठीक है, ये मैं आपको भी दोबारा भी रिमाइंड भी करवा देता हूँ कि इंटरवल ब्रेक क्या थी, अगर आपको याद हो तो। अगर आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सिस पे चला गया है, नेगेटिव एंड पे चला गया है, तो आपका इंटीग्रेशन जो है इट ऑलवेज गिव्स यू एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपकी नेगेटिव साइड जो है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू अ सेपरेट इंटीग्रेशन। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन भी एक डाला हुआ है, तो ये खत्म करने के बाद आपको मैं एक पहला क्वेश्चन ही मैंने स्पेसिफिकली इस केस का डाला था, तो उसको देखते हैं। इसके बाद आपके पास होता है बाउंड्री टाइम। ठीक है, और बाउंड्री टाइम आपके पास एग्जिस्ट करता है आपकी स्प्लिट जर्नी में। ठीक है, स्प्लिट जर्नी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो इस केस में मेरे पास जर्नी एक ही है, एज अ क्वेश्चन सेज पार्टिकल पी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बट आपकी 0 to 10 सेकेंड्स की जर्नी के लिए देर इज अ सेपरेट इक्वेशन दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटिंग विद इट। और आपकी 10 से 20 की टाइम पीरियड के लिए देर इज अ डिफरेंट इक्वेशन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्प्लिट जर्नी। ठीक है, स्प्लिट जर्नी में आपकी दो डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, जो आपकी दो या तीन या चार भी डिफरेंट इक्वेशंस हो सकती हैं, जो आपकी डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर ऑपरेट करती हैं। तो देख फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास स्प्लिट जर्नी यहाँ पर है, जिसमें एक है टाइम 0 to 10 का और दूसरा टाइम है 10 to 20 का। ठीक है, 0 to 10 के लिए वी हैव वन इक्वेशन एट 0.5 t, एंड फॉर द रिमेनिंग ऑफ द टाइम पीरियड वी हैव अनदर इक्वेशन t² - 8t + 60। ठीक है, तो दरमियान में द कनेक्टिंग टाइम इज 10 seconds, विच वी कॉल द बाउंड्री टाइम। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल बाउंड्री टाइम। अब बाउंड्री टाइम की आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या है? दिस इज स्पेशल अमाउंट टाइप ऑफ टाइम। तो इसकी तीन इनफैक्ट स्पेसिफिकेशंस है। वन इज रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट, one is regarding velocity, the other one is regarding acceleration. तो displacement always remain the same। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिमेन द सेम का मतलब क्या है? कि आप 10 सेकेंड को सब्सटीट्यूट करें इन द फर्स्ट इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की, और आप 10 सेकेंड को सब्सटीट्यूट करें इन द सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की, द वैल्यू विल ऑलवेज कम आउट टू बी द सेम। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट बीइंग सेम। सेकेंड इज velocity at this will also be same। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे देखें तो आपको जो गिवन इक्वेशंस है वो इक्वेशंस ही वेलोसिटी की गिवन है। तो इफ यू सब्सटीट्यूट 10 in the first equation or you substitute 10 in the second equation, in both cases your answer should be the same। ठीक है, and the last one is regarding acceleration। And when it comes to acceleration, your value may or may not be the same। ठीक है, which means आपकी वेलोसिटी के केस में यू कैन नॉट बी श्योर कि आपकी वैल्यू के साथ क्या होगा, बट इन ऑल दी अदर इंस्टेंसेस यू कैन बी 100% श्योर दैट दे आर गोइंग टू बी इक्वल। और अगर आप नीचे वाली इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशंस में अगर आप 10 सब्सटीट्यूट करके देखना चाहते हो तो यू कैन सब्सटीट्यूट, आपको पहली इक्वेशन से भी 5 मिलेगा और दूसरी इक्वेशन से भी 5 मिलेगा। ठीक है, बट मैं कर नहीं रहा, आप खुद ही कर सकते हैं इसको। अब ये देखें, ये आपकी ये जो एक्सेलरेशन वाली बात है कि एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी द सेम, ये भी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपसे टेस्ट करवा दी है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वगैरह आपने शो करवाना है कि देयर इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 10। अब टी इज इक्वल टू 10 इज द बाउंड्री टाइम। तो वो कह रहा है कि आपने ये शो करना है कि देयर इज अ चेंज इन एक्सेलरेशन। हमारी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि एक्सेलरेशन कैन बी डिफरेंट और कैन नॉट बी डिफरेंट, और वो कह रहे हैं कि आपने इस केस में प्रूव करना है कि दे आर डिफरेंट। तो आप क्या करें, दोनों इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप सिंपली डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0.5 बन जाएगा, एंड दैट विल बी द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, दैट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
अब सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करो, dv/dt 0.25 is not going to participate, t square की differentiation is 2t, 8 is not going to participate, t की differentiation is 1, 60 की differentiation is 0। और अब इसके अंदर t is equals to 10 को सब्सटीट्यूट कर दें तो यहां से एक्सेलरेशन निकलेगी हमारे पास 0.5 into 10 minus 8, which is going to be minus 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से जो एक्सेलरेशन निकली है दैट इज 0.5, और इक्वेशन नंबर 2 से जो एक्सेलरेशन निकली है दैट इज -3। ठीक है। अगर किसी के दिमाग में यह है कि सर आपने ऊपर 10 क्यों नहीं सब्सटीट्यूट किया, भाई ऊपर डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका वेरिएबल खत्म हो गया तो सब्सटीट्यूट कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में आपका इंटरवल ब्रेक वाला क्वेश्चन भी मैंने केटर कर दिया है, वो देखें। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपने टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस फिगर आउट करना है, ठीक है, 0 to 20। और पहली बात तो ये कि डिस्टेंस हमें इंटीग्रेशन से नहीं मिल सकता, इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दे सकती। ठीक है, इंटीग्रेशन हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट देती है। सो वी नीड टू बी मेकिंग श्योर कि आपकी कहीं पर नेगेटिव एरिया तो नहीं आ रहा। तो हमेशा यूजुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में ही होता है, बट लीनियर केस को भी अगर आप टेस्ट करना चाहे तो आप टेस्ट कर लें। तो 0 और 10 के दरमियान में इसका लाइन का ग्राफ बना के देख लें आप। नॉट कोई आपने कोई हैवी किस्म का ग्राफ बनाना है, ठीक है, आप सिर्फ एक स्केच ही कर रहे हो और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो 0.5 t का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा ही होगा, एंड द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10। तो द एंटायर एरिया इज बिलो द ग्राफ, विच मीन्स वहां पर इंटरवल ब्रेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप बहुत ही सिंपल रखना चाहते हो तो इंटरवल ब्रेक इज यूजुअली इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, नॉट इन लीनियर एक्सप्रेशन। अच्छा, तो अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले वाले पार्ट को, g इज इक्वल टू 0.5t। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये 0.5t dt, पहले ऐसे लिख लें, और 0 से 10 तक इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट कर दें 0.5 t² प्लस टी की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो ऊपर भी हमने लिखा था कि व्हेन यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू वी डू नॉट नीड टू डू सब्स्टिट्यूशंस। प्लीज कैलकुलेटर यूज करें, इसके अंदर 10 को सब्स्टिट्यूट कर दें, और 0 को सब्स्टिट्यूट कर जीरो को आई थिंक सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल 10 को ही कर लें, विच विल टर्न आउट टू बी आई थिंक 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो प्लीज चेक करें। अच्छा, अब मसला हमारा जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन का है। नेक्स्ट इक्वेशन में दे आर आस्किंग अस टू इंटीग्रेट, दे आर आस्किंग अस टू इंटीग्रेट 0.25 t² माइनस 8t प्लस 60। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग अस टू इंटीग्रेट फ्रॉम 10 to 20। द प्रॉब्लम इज कि हम इंटीग्रेट तो कर सकते हैं 10 to 20, बट अगर यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिली तो इट कैन बी रॉन्ग एज वेल। तो हमेशा इसको प्लीज अपने इंटरवल के अंदर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो ढूंढिए, ढूंढना भूलिएगा मत। तो आपने इंटरवल पॉइंट्स कैसे ढूंढने हैं, आप इसको कैलकुलेटर में डालें और इसके एक्स इंटरसेप्ट फिगर आउट कर लें। देख लें अगर कोई एक्स इंटरसेप्ट आते हैं, और वो एक्स इंटरसेप्ट जो जितने भी आपके इंटरवल के अंदर होंगे वहां से आपका इंटरवल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में 0.25 -8 and 60 को जब मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ आई विल एंड अप गेटिंग द वैल्यू ऑफ TS12 एंड TS20। तो दो मेरे पास इंटरसेप्ट है, दोनों के दोनों इंटरवल में ही आ रहे हैं, विच मीन्स मेरा इंटरवल ये ब्रेक हो जाएगा इन टू डिफरेंट चंक्स। वन विल बी फ्रॉम 10 to 12, the other one will be from 12 to 20। ठीक है, तो इनमें से अगर किसी की भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही हो तो प्लीज रिमेंबर कि आप डिस्प्लेसमेंट फिगर आउट कर रहे हो, आप सॉरी आप डिस्टेंस फिगर आउट कर रहे हो, तो आपका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो प्लीज आप उसको पॉजिटिव बना दें। अब मैं वो नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर में डाल के मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यूज निकाल देता हूँ। आप बारी बारी इंटीग्रेट करके इसके अंदर 10 and 12 जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट मैं वो नहीं करूंगा। तो अगर मैं इंटीग्रेट करने जाता हूँ
और मेरी इक्वेशन है 0.25 टी स्क्वायर -8 टी +60। तो पहले मैंने इंटीग्रेट करना है 10 एंड 12 के साथ। उस पे मेरा आंसर आता है 14/3। पहले वाली पे 14/3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाली को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इन्हीं लिमिट्स के साथ, तो मेरा आंसर आएगा -64/3। बट प्लीज रिमेंबर, आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे होते तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट अभी आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो आप इन सारी इनइक्वालिटीज की वैल्यू निकाल लें वन बाय वन, और एन पे टोटल निकालने के लिए सबको ऐड कर दें। दैट 25 +14/3 +64/3। ये अगर किसी को नहीं पता, जो बार्स मैंने साइड पे लगाई हैं, दीज बार्स कन्वर्ट एवरी नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो 14/3 +64/3 26 आता, +25 51। 51 मीटर्स इज द टोटल डिस्टेंस जो हमने इस जर्नी में कवर किया है, फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड्स। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, प्लीज पूछें। जन्नत, लाइबा, मोहित, एनी क्वेश्चन? अच्छा चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो एक और नई चीज जो है वो आपके लिए हो रही होगी। इसमें वो कह रहे हैं द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज एट टाइम टी इज गिवन ब्ला ब्ला ब्ला। तो कह रहा है आपने वेरीफाई करना है द पार्टिकल रिटर्न्स टू ओ एट या टी इज इक्वल टू 2। भाई ये रिटर्न टू ओ कैसे आप प्रूव करोगे? ये ना हिंट आपको उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसके लिए वो वाली कॉमन सेंस भी चाहिए जो, अगर आपको याद हो, हमने पिछले काइनेमेटिक्स से जो पहला सेक्शन है उसके अंदर पढ़ी थी कि रिटर्न्स टू ओ का मतलब जो है वो बहुत ही सिंपल सा है कि द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, अगर आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करो एंड यू कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। तो इस केस में भी आप यही करोगे कि आपने पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फिगर आउट करनी है, देन यू सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आ रही है, विच मीन्स यू हैव वेरीफाइड कि आपका पार्टिकल रिटर्न हो जाता है। अगर जीरो नहीं आ रही, दैट वुड मीन कि आपका पार्टिकल रिटर्न नहीं हो रहा। तो वी से आपने अगर टी पर जाना हो, तो वी से अगर आपने, सॉरी, एस पर जाना हो, तो वी इज इक्वल टू के 3 टी स्क्वायर -2 टी क्यूब। दिस इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। यहाँ से अगर आपने डिस्टेंस पे जाना है तो आपको अपनी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। के इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट एनीवेज, तो के को बाहर लिख लेते हैं, 2 टी क्यूब dt। ठीक है, और इसके अंदर अब आप इसको इंटीग्रेट करें, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो के विल रिमेन एज इट इज। ये टी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और ये टी⁴ डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगी, विच इज टी/4 बाय 2 एंड प्लस सी। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर मैंने प्लस सी क्यों डाला है? क्योंकि मैं इक्वेशन फिगर आउट कर रहा था। बट यहाँ पर आपके सी की वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो आएगी। जीरो क्यों आएगी आपके यहाँ पर सी की वैल्यू? क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने ओरिजिनल पॉइंट पर रिटर्न करना, और आपको कोई वैल्यू गिवन भी नहीं है जिसको यूज करके आप सी की वैल्यू निकाल सको। तो इन दैट पर्टिकुलर केस बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आपका टाइम जीरो था, यू केम बैक टू योर ओरिजिनल पोजिशन, विच मीन्स द जर्नी नेवर स्टार्टेड। तो अगर आप टी को सब्स्टिट्यूट करो जीरो, और आप एस को भी जीरो सब्स्टिट्यूट करो, तो सी विल टर्न आउट टू बी जीरो एज वेल। तो आपको फिर उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल ये करें कि फिलहाल तो आपने ये प्रूव करना था कि आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न करते हो कि नहीं करते। आप टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू जीरो में आपको रिटर्न करने के लिए के टी की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। 2 क्यूब -2⁴ डिवाइडेड बाय 2। सी तो अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो हो चुका हुआ है। तो 8 - 8 ये भी जीरो ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर्स, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड कैसे हो गया? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया। अगर किसी को दोबारा समझ नहीं लग रही कि आपकी सी की वैल्यू जीरो कैसे हुई है, तो प्लीज ये चीज याद रखें कि आपकी सी की वैल्यू जीरो ऐसे हुई है
कि आपके ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कोई टाइम गुजरा ही नहीं है जब आपने जर्नी स्टार्ट की है, तो टाइम इज जीरो, एस इज जीरो। आप उन दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। यू कांट यूज दीज कोऑर्डिनेट्स इन एवरी सिनेरियो। इस केस में उसने कहा हुआ है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड इट कम्स बैक टू द रिजर्व पोजीशन, दैट इज व्हाई यू कैन यूज दिस पॉइंट। अदरवाइज इन अदर एस्पेक्ट्स, यहाँ पर अदर क्वेश्चन हैं, उसके अंदर दे विल ईदर प्रोवाइड यू विद द कोऑर्डिनेट, जो आपको शायद यूज करना पड़ सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। बट हाँ, जहां पर ये हो कि आपने रेस्ट से स्टार्ट किया, वहां पर आप एक कोऑर्डिनेट को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। एंड सब्सटीट्यूशन डज नॉट मीन्स के आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। प्लीज एक दफा सब्सटीट्यूट करके देखिए। बी पार्ट में कह रहे हैं कि इट इज गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव 13.5 फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी एट विच वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वी इज इक्वल टू जीरो है और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव 13.5। तो पहली बात तो ये कि आप अगर अपनी क्वेश्चन देखें तो उसमें आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, उसमें आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन नहीं गिवन। तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन को यूज करके देख लेते हैं कि हमारे पास वहां से क्या बन रहा है। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो है। ठीक है, और के विल रिमेन एज इट इज। उसके बाद 3t² माइनस 2t³ ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो एट विच टी इज इक्वल टू जीरो, अगेन हमें अभी भी नहीं पता कि टी कहाँ पर, वो सॉरी वी इज इक्वल टू जीरो, टी पे वी जीरो है। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर टू में वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाने के लिए। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, वो हम ऑलरेडी ऊपर इंटीग्रेट किया था, सॉरी डिफरेंशिएट आप कर लेते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाएगा के विल रिमेन एज इट इज, बल्कि मैं सही तरह लिख देता हूँ कि डी वी बाई डी टी बनेगा विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो के विल रिमेन एज इट इज 60 माइनस, वो पावर नीचे आ जाएगी, पावर से माइनस कर देगा वो वाली सारी सीन। तो ये हो जाएगा 6t²। ठीक है, और यहाँ से ये होगी इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इज गिवन एज नेगेटिव 13.5 इज इक्वल टू के 60 - 6t²। ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड यू नीड टू फिगर आउट द मिसिंग वैल्यूज। अगर आप पहली वाली इक्वेशन देखें तो वहां से के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास 3t² माइनस 2t³ इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन बन जाएगी। टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लें, दिस विल एंड अप गिविंग यू 3 - 2t इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास एक t² इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन 3 - 2t इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी, विच विल एंड अप गिविंग यू द वैल्यू ऑफ t एज 3/2 विच इज 1.5। ठीक है, जीरो तो यूज नहीं कर सकते, वो तो हमें पता है कि जीरो के ऊपर तो जीरो ही होगा। तो इसलिए जीरो का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, और जो क्वेश्चन में वैसे भी कहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी 1.5 ही बनती है। तो 13.5 इक्वल्स टू के की वैल्यू हमें नहीं पता, 6t की जगह 1.5 सब्सटीट्यूट कर दें, तो 1.5t², और यहाँ से डिवाइड करें तो आपके पास के की वैल्यू भी आ जाएगी। और के की वैल्यू यहाँ से क्या बनती है, 13.5, नेगेटिव नेगेटिव 13.5 डिवाइडेड बाई 60 - 6t² और 1.5। आपका आंसर यहाँ से आ रहा है के की वैल्यू इज 3। ठीक है, अब आपको के की वैल्यू भी मिल गई, टी की वैल्यू भी मिल गई फॉर दिस एंटायर सिनेरियो दैट हैज गोइंग ऑन। और एंड पे क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फिगर आउट कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब इन केसेस में जो ये आपके पास करंटली इक्वेशन गिवन है, इस केस में यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि आपको वो चेक करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में जो है वो क्यूबिक इक्वेशन वगैरह के केस में आपको नहीं टेस्ट करवाता। दे ओनली पुट यू इनटू अ सिचुएशन जहां पर आप उसको पता होता है कि क्वाड्रेटिक वगैरह में आप इंटरसेक्ट फिगर आउट कर सकते हो, एंड दैट इज हाउ यू आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग इट एज वेल। तो इसलिए वो आपसे वहां पर करवा लेता है, अदरवाइज क्यूबिक इक्वेशंस में या किसी और पावर में दे विल नॉट आस्क यू टू फिगर दोज आउट। ठीक है,
अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी है कि 3 है, ठीक है। और ऊपर हम इंटीग्रेट ऑलरेडी कर भी चुके हुए थे, तो t³ - t⁴/2 बनता है। तो के की वैल्यू यहीं पर लगा दें, विच इज 3, ठीक है। और वो t³ था, और वो t⁴/2 था। और इंटीग्रेट करने के बाद उसको सब्सटीट्यूट कर दें लिमिट्स इसके अंदर 0 to 1.5, और आपके पास सारे का सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर किसी को था कि सर यहाँ पर सी जो है वो हम क्यों नहीं ऐड करेंगे, बेटा यहाँ पर सी ऐड करने का पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर वैल्यू फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। और हमने ऊपर लिखा भी है कि जहाँ जहाँ पर आप वैल्यू फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ वहाँ पर आपको ये नहीं करना पड़ता, आपको सी ऐड नहीं करना पड़ता। और पावर 4 डिवाइडेड बाई, पता नहीं, मुझे तो उसने अजीब सा आंसर दे दिया, 0.506, में कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ, तो वो गलत भी हो सकता है, गलत ये है क्योंकि उसके शुरू में 3 लिखा है। हाँ, तो 1.52 दिया है उसने। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो खुद से चेक कर लें, अगर किसी को मैनुअल करने का शौक है तो खुद से चेक कर लें। और अगर किसी को बहुत ही शौक है तो प्लीज टॉपिकल निकाल के वहां से भी देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब ये देख लें, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल टी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और ये भी रेस्ट से ही शुरू हुआ है। अगेन ये रेस्ट से शुरू हुआ है एट पॉइंट ओ। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में आप टी इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 का कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, बिकॉज द जर्नी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो एंड पे खैर उसने कहा हुआ है कि आपको के इज अ पॉजिटिव ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट उसने आपको कहा हुआ है कि एस है, तो आपने शो करना है कि एस जो है उसकी इक्वेशन ये बनती है। वेलोसिटी का उसने एक्चुअल में दिया हुआ है कि टी इज इक्वल टू 4 पे आपकी वेलोसिटी जो है वो 8 बनती है, विच मीन्स अब आपको यहाँ पर सी की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए ये कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा। यू कांट यूज रैंडम कोऑर्डिनेट्स जो आप पहले यूज कर रहे थे, मतलब 0 0 वाले। तो अगर आप यूज कर लें उसके बाद भी अगर आपको 0 मिलता है तो दैट इज परफेक्टली फाइन। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन से अगर आपने वेलोसिटी बनानी हो तो यू इंटीग्रेट द इक्वेशन। तो के को तो कुछ भी नहीं होगा, 16 - t² dt, इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये वेलोसिटी तो बन जाएगी। तो इसके जब आप इंटीग्रेट करोगे, दिस विल बिकम 16t, दिस विल बिकम t³ / 3, एंड दिस विल बिकम प्लस सी। अब यहाँ पर देखो दोबारा एक मसला है कि व्हेन यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 8, तो आपको के की वैल्यू नहीं पता, तो आपको बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए इन ऑर्डर टू फिगर आउट द वैल्यू फॉर सी एंड अ वैल्यू फॉर के, ठीक है। तो आप एक कोऑर्डिनेट तो चलो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि टी इज 4 एंड वेलोसिटी इज 8, ये तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 होगा, बिकॉज द स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट। तो इसीलिए आप 0 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी सी की वैल्यू भी जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी टी इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 0, एंड सी इज इक्वल टू 0। तो आप 4 और 8 सब्स्टिट्यूट कर लो, वी की जगह 8 सब्स्टिट्यूट कर लो। यहाँ पर 16 × 4 × -4³ / 3, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक के की वैल्यू जो है वो 1/64 बनती है। मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ तुक्का मार रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन ऊपर ये लिखी हुई थी। पी, और हमने कैलकुलेट करना है इसे 4 के ऊपर, 3/16 कुछ आ रहा है। अब इसमें कि मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो इनका खुद जो है वो वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बच्चे मेरी अगली क्लास के आगे हैं तो हम इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं चला कल से। तो आप ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो, कोशिश करना अगर कर सको तो प्लीज जरूर कर, ठीक है। ओके।